देख रहे हैं बीके टाइम न्यूज़ लाइव और इस वक्त अभी हमारे साथ में मौजूद है एडवोकेट सलीम सर। जो है सबसे पहले बीके टाइम न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले जो है आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या है? मैं एडवोकेट सलीम बापू मियाँ पटेल और मैं ऐसी फैमिली को बिलोंग करता हूँ क्या जो फैमिली ने इस देश की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। मेरे दादा जान मरहूम सिराजुद्दीन बापू मियाँ पटेल फ्रीडम फाइटर थे और आप एक स्कूल के हेडमास्टर भी थे। मेरे वालिद साहब मरहूम बापू मियाँ सिराजुद्दीन पटेल ने 1944 में बीएससी किया था विदर्भ महाविद्यालय, जो उस वक्त किंग एडवर्ड कॉलेज था। और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो बाद में देश के कृषि मंत्री बने, उनके बहुत क्लोज एसोसिएट करके उन्होंने एजुकेशन फील्ड में काम किया। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सादिक बापू मियाँ पटेल ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल के डीन करके रिटायर हुए और गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोफेसर इमेरिटस करके नवाजा है, जो लाइफ टाइम के लिए मेडिकल फील्ड में सर्विसेज देंगे। मेरे दूसरे भाई हमीद बापू मियाँ पटेल महाराष्ट्र शासन के विधि व न्याय विभाग और संसदीय कार्य के प्रधान सचिव करके रिटायर हुए और अभी गवर्नमेंट की अलग अलग कमेटीज़ पे काम कर रहे हैं। मैंने भी शुरू में स्टूडेंट लीडर करके नागपुर में अपनी कैरियर शुरू किया। नागपुर स्टूडेंट काउंसिल का सीनेट मेंबर था, NSU यूथ कांग्रेस में काम किया हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हूँ, लेबर स्टडीज़ में और लॉ किया हूँ। काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज की मौका छोड़ के मैंने मेरी जो चॉइस थी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया और 2009 तक के मैं जोनल डायरेक्टर करके महाराष्ट्र गोवा का काम किया हूँ। उसके बाद में 2009 में मैंने VRS लेके मुझे कांग्रेस पार्टी ने जलगांव शहर से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था विधानसभा के लिए, वहाँ से चुनाव लड़ा। अल्लाह की मर्ज़ी मुझे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने मुझे बाद में जिलाध्यक्ष बनाया, प्रदेश पे सचिव बनाया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ऑब्जर्वर बना के मैंने बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र ऐसे अलग अलग जगहों पे मैं गया, मुझे जिम्मेदारियां दी गई और मैं आज तक की भी वो जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। सर सोशल वर्क को लेकर क्या राय है आपकी? अभी देखिए, जो आज की जो सामाजिक हालत है, ख़ास करके मैं जिस कौम की नुमाइंदगी करता हूँ, माइनॉरिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी की, तो अगर हम देखें तो हम तकरीबन 18% हमारी हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन है। पर हम एक सादी ज़बान में बोला जाए तो ना हम दीन की पाबंदी कर रहे हैं, ना दुनिया के तरक्की की राह पे चल रहे हैं। जबकि हमें बताया गया है कि सबसे पहले कि भाई आप तालीम हासिल कीजिए। कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए, लेकिन हम उस तरीके से नहीं कर रहे। हमारे जो मामलात है, क्योंकि जो आज हालात चल रहे हैं, हम बोलते भाई हालात ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हम ईमान वाले हैं। हमारा ये अकीदा है कि भाई जैसे नीयतें रहती है, जैसे अमाल रहते हैं, वैसी फ़ैसले आते हैं। तो ये जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, क्या हमारे अमालों में हम कभी कमी तो नहीं पड़ रहे? क्या हमने जो हमको कहा गया था कि भाई आप फजर की नमाज़ पढ़ के हाकलाल की रोजी रोटी तलाश करने को निकल जाए, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम मोहल्लों में 2 बजे तक के हमारे नौजवान बच्चे गप्पे लड़ाते बैठते हैं और फिर 10 बजे सो के उठ रहे हैं। तो एक ईमान वाले का हर चीज़ इस तरह से होना चाहिए कि लोग उससे मुतासिर हो। उसका बैठना, उसका चलना, उसका उठना, उसकी तिजारत, उसके अखलाक, उसकी पड़ोसी के साथ में ताल्लुकात, उसके रिश्तेदारों के साथ में ताल्लुकात और माशरे में उसका सब बर्ताव, ये सारी चीज़ें एक शख्सियत बताती है। और ये सब इसके बारे में आपके और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल के बयान किया है। हर चीज़ का तरीका हमको बता दिया गया है, फिर भी हम उस तरीके से नहीं चल रहे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम नाकामयाब हो रहे हैं और हमने जद्दोजहद करना छोड़ दिया, जबकि अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े में है। तो हमने जद्दोजहद करना चाहिए कि भाई हम हमारे आज जो नौजवान बच्चे हैं या हर आदमी है, उसने जद्दोजहद करना चाहिए ज़िंदगी में। शैक्षणिक को लेकर सर आपकी क्या राय रही? शैक्षणिक इसमें है कि अल्लाह का एहसान व करम है कि अभी बहुत से अदारे खुल गए हैं और हायर एजुकेशन में भी मुस्लिम का परसेंटेज अच्छा है। अभी एक रिसेंट सर्वे ये बता रहा है कि मेडिकल फील्ड की जो इस साल एडमिशन्स हुई, उसमें 9% मुस्लिम बच्चों को एडमिशन्स मिली है, यानी जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इंजीनियरिंग में भी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, एडवोकेट्स काफ़ी बच्चे बन रहे हैं, लेकिन
हम जहाँ पिछड़ रहे हैं वो है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में हमारा किसी ज़माने में जब आज़ादी मिली तो हम 6 से 7% थे गवर्नमेंट सर्विसेज में, पर हम आज हमारा जो परसेंटेज वो कम होते होते आज 1.5% पे आ गया। उसमें से भी अगर उर्दू टीचर की तादाद निकाल दिया जाए तो बहुत कम 0.50% तक के हम सर्विसेज में आ रहे हैं। तो ये जो परसेंटेज घसर रहा है ये बहुत फिक्र की बात है और इसको बढ़ाना जाना चाहिए। आज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हम बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि सबसे लोअर लेवल पे जो अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी काम करता है, पटवारी या देहात में ग्राम सेवक है या फिर तहसीलदार है, बीडीओ है, पीआ है, डीवाईएसपी है, डीएसपी है, कलेक्टर है, जिला परिषद के सीईओ है से लेके तो मंत्रालय के सेक्रेटरी तक के, यहाँ हमारे परसेंटेज कम है। तो हमें हमारे बच्चों को खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना चाहिए और इस जद्दोजहद करना चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं, चाहे छोटी से छोटी वो पटवारी की पोस्ट क्यों नहीं होती, उसको हमारा बच्चा कैसा बनेगा, ग्राम सेवक कैसा बनेगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर कैसा बनेगा, कोई भूमि अभिलेख में उसको जॉब कैसा मिलेगा, इस तरह से कोशिश करना चाहिए। पॉलिटिक्स को लेकर क्या रहा है सर आपकी? पॉलिटिक्स में ऐसा है कि ये सारे जो समाजी मसले हैं और जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन जो है वो जो उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलना चाहिए। एक ज़माना ऐसा था कि महाराष्ट्र के अंदर अगर हम नागपुर से शुरू करें तो मोहम्मद शफ़ी साहब वहाँ खासदार हुआ करते थे और नागपुर ज़िले में मोहम्मद खां पठान खासदार थे। अकोले में आए तो मरूम हक साहब खासदार थे, असगर हुसैन साहब खासदार थे। हमारे जलगांव ज़िले में सैयद साहब खासदार बने थे, बैरिस्टर रेयान अंतुल्ला साहब खासदार हुआ करते थे, सीनियर हुसैन दलवाई साहब जो लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो खासदार हुआ करते थे। पर आज देखा जाए तो ये जो हमारी नुमाइंदगी वो कम होती जा रही है। और मैं सलाम करना चाहूँगा मराठा समाज को कि जिन्होंने मनोज जरांगे पाटिल के लीडरशिप में अपनी हक की लड़ाई पूरे महाराष्ट्र में छेड़ दी है। और पूरा समाज, जबकि वो सियासी समाज है, उनके चीफ मिनिस्टर उनका है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके हैं, कई मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, फिर भी वो सारा समाज मनोज जरांगे पाटिल के साथ खड़ा रह के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। ओबीसी समाज भी एकजुट होकर बोल रहा है कि भाई उनके हकों के लिए लड़ रहा है। हमारे धनगर भाई उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे कोली भाई उनके हकों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप बताइए मुझे, क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए मुस्लिम समाज जागरूक है? आज से करीबन 20 साल पहले 2004 में हमें यहाँ भुसौल में रेलवे इंस्टीट्यूट में आरक्षण परिषद दी थी माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की क़यादत में, हमारे सदर साबिक एमएलए सिराजुद्दीन देशमुख साहब की क़यादत में। उस वक्त भी हमसे पूछा गया क्या क्या रिजर्वेशन मिल सकता है मुसलमानों को, हमने बोला कि इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। पर हमारी जद्दोजहद नहीं है। अभी जब हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन और मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसिल किया तो मुस्लिम को एक पार्टली रिलीफ दिया था कि अभी मुस्लिम को का नौकरियों का आरक्षण उन्होंने कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन एजुकेशनल आरक्षण 5% एक्सेप्टेंस दिया था। गवर्नमेंट को सिर्फ ये करना था कि एक रिवाइज रिजोल्यूशन निकालना था, अध्यादेश निकालना था, ऑर्डिनेंस असेंबली में निकालना था, उसको अपर हाउस में पास कराना था, बस इतना करना था। लेकिन वो भी नहीं हुआ है। हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हमको अगर पार्टी रिप्रेजेंटेशन देती है, जिसी भी हम पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी हमको ये समझ के रिप्रेजेंटेशन देती है कि हम हमारे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है, हम मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या। पर मैं ये समझता हूँ कि हम वहाँ जाने के बाद में अपना जो बात है वो भूल जाते हैं और हम बाकी बातों में लग जाते हैं और हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हमारे ऐसा कहने से ये खुश हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, वो है। जबकि ईमान वाले ने तो अल्लाह से डरना चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा डरना चाहिए तो अल्लाह नाराज़ ना होए, अल्लाह के रसूल नाराज़ ना होए, हमारे माँ बाप नाराज़ ना होए। पर हम इसकी कितनी फ़िक्र कर रही है। हम दुनियादारी में ये खुश हो जाना चाहिए, ये नाराज़ हो जाना चाहिए, इसलिए हम हक की आवाज़ बुलंद नहीं करते। आज हमारे भाई, हमारे माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के जावेद कुरैशी, उन्होंने औरंगाबाद से मुंबई तक लॉन्ग मार्च निकाला। मुझे बताइए आप, छाती पे हाथ रख के कि कितने मुसलमान उसमें शरीक हुए। जब हम हमारा हक खुद नहीं मांगेंगे, हम खुद बेदार नहीं होंगे अपना हक मांगने के लिए, तो हमारा हक खुद देगा।
तो हमको खुद जद्दोजहद करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक थे मुत्तहिद बड़े बावकार थे, जब तक थे मुत्तहिद बड़े बावकार थे, हमने बिखर के खुद को तमाशा बना दिया। तो हमको ये सब बंद करना पड़ेगा, हमको एक जगह आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगी, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना पड़ेगी। हमारी हर चीज़ अखलाकी तरीके से ऐसी होना चाहिए कि लोग हमारे तरफ मुतासिर हों कि ये ईमान वाला है। और इसके लिए हर शोबे में काम करने की ज़रूरत है, समाजी शोबे में काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशनल फील्ड में और हमको ज़्यादा अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए भी जद्दोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। तो हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ना, अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेंगी, और जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमको जो भी पॉलिटिकल पार्टी देंगी, तो वहाँ जाके इस बात का हमको एहसास रखना पड़ेगा कि हम यहाँ हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक अच्छा मुल्क बनाने के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम ही वो भूल गए हैं। और आने वाले वक्त में भी इस मुल्क को अगर सच में सुपर पावर बना रहा है, तो हमारा बड़ा योगदान इस मुल्क के डेवलपमेंट में रहना चाहिए। लेकिन वो योगदान देने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, उससे काबिल लोग बनाना पड़ेंगे। उसके लिए हमको सामाजिक स्थिति, हमारी शैक्षणिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी सियासी भागीदारी, ये सब बढ़ाना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट सलीम पटेल। सर, बीके टाइम न्यूज़ लाइव से जो है बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।